नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि इनाम की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कृषि मंत्री ने दी 3 सुविधाओं की सौगात। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने साहसपूर्व किए हैं कृषि सुधार। कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल का भी किया शुभारंभ। कहा, बागवानी के माध्यम से बड़े उद्यमी बनकर जीडीपी में योगदान दे सकते हैं युवा। 6 राज्यों के 100 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के लिए कृषि मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच समझौता। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि डिजिटल एग्रीकल्चर की पीएम मोदी की कल्पना ले रही है मूर्त रूप। केंद्र सरकार के स्तर पर पारदर्शिता से हो रहा है किसानों मजदूरों को फायदा। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम यानी कि एनसीडीसी ने देश के सहकारी संगठनों को कर्ज देने के लिए जर्मनी के सबसे बड़े बैंक ड्यूश बैंक से 6 अरब रुपए का लिया ऋण। किसानों को बाजारों के साथ जोड़ने को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्री की मौजूदगी में भारतीय वाणिज्य परिसंघ और राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर। और देश के तमाम हिस्सों में आज कई त्योहार मनाए जा रहे हैं। केरल में जहां आज विशु मनाया जा रहा है, वहीं असम में आज बोहाग विशु मनाया जा रहा है। तमिलनाडु में भी आज पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है पोथंडू। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि इनाम की 5वीं वर्षगांठ राष्ट्रीय कृषि बाजार के उपलक्ष्य में कृषि मंत्री ने 3 सुविधाओं की सौगात दी, जिससे आने वाले दिनों में किसानों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार के उपलक्ष्य में कृषि मंत्री ने 3 सुविधाएं जो है किसानों को दी है। इनाम के उपलक्ष्य में आज 5 साल पूरे हो गए हैं इनाम को। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने साहसपूर्ण कृषि सुधार किए और जिसका फायदा किसानों को धीरे धीरे मिल रहा है। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि इनाम की 5वीं वर्षगांठ 14 अप्रैल को मनाई जा रही है, यानी कि आज मनाई जा रही है और इसका फायदा कहीं ना कहीं किसानों को मिल रहा है। इनाम के माध्यम से उपज के विपणन में किसानों की सुविधा के लिए इनाम मंडी का विस्तार किया गया और देश भर में अलग अलग मंडियों को इनाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। जानकारी जो है पृष्ठभूमि इनाम प्लेटफॉर्म के साथ आईएमडी मौसम पूर्वानुमान सूचना का एकीकरण भी इसमें शामिल है। देश में एक बड़ा वर्ग इन कृषि सुधारों का समर्थन और स्वागत कर रहा है, ये केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है। इसके साथ साथ इनाम प्रोजेक्ट हो या कृषि सुधार बिल, ये सब किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने वाले हैं, यानी कि उनकी जो आर्थिक आय है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने यह भी कहा कि 1000 मंडियों में इनाम की सफलता को देखते हुए अब 1000 अतिरिक्त मंडियों को भी जोड़ने का निर्णय लिया गया है। अब तक 1.70 करोड़ से अधिक किसान और 1.63 लाख व्यापारी इनाम प्लेटफॉर्म्स में पंजीकृत हैं, यानी कि जुड़ चुके हैं। किसान इनाम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए स्वतंत्र हैं, वो पंजीकरण करा सकते हैं। सभी इनाम मंडियों पर व्यापारियों के साथ ऑनलाइन के माध्यम से बिक्री के लिए अपनी उपज को अपलोड भी किया जा रहा है, जिससे किसानों को लाभ हो। व्यापारी किसी भी स्थान से इनाम पर बिक्री के लिए उपलब्ध लॉट की बोली लगा सकते हैं, यानी कि आप घर बैठे खरीद और कर सकते हैं। इनाम प्लेटफॉर्म पर अनुमानित 1.30 लाख करोड़ रुपए मूल्य का कुल संयुक्त व्यापार अब तक रिकॉर्ड किया गया है। और कृषि मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच एक समझौता भी हुआ है, जिसमें 6 राज्यों के 100 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के लिए एक समझौता किया गया ताकि डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। 6 राज्यों के 100 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। डिजिटल एग्रीकल्चर की पीएम मोदी की कल्पना अब धीरे धीरे मूर्त रूप ले रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के स्तर पर पारदर्शिता से धीरे धीरे किसान हैं जो मजदूर हैं उनको फायदा हो रहा है, उनके खातों में सीधे पैसा पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खेती किसानी में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर बल दिया ताकि जो खेती को है इसको एक लाभ का उद्योग बनाया जा सके। किसानों को डिजिटल माध्यम से उनकी सुविधाओं को और बढ़ाया जा रहा है। उसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता पर विशेष फोकस किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के उपयोग से किसानों के लिए खेती अब धीरे धीरे मुनाफे का सौदा बनती जा रही है, क्योंकि अब लागत में कमी आ रही है, उत्पादन क्षमता बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र ने कोरोना प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान दिया है। फसलोपरांत प्रबंधन एवं वितरण सहित स्मार्ट एवं सुव्यवस्थित कृषि के लिए किसान इंटरफेस भी विकसित किया जा रहा है। अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान व आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में चयनित 100 गांव चयनित किए गए हैं जो डिजिटलाइजेशन का भाग बनेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट अपनी स्थानीय भागीदार क्रॉप डेटा के साथ शामिल हुआ है। इस प्रोजेक्ट से चयनित 100 गांवों में किसानों की बेहतरी के लिए विविध कार्य होंगे जो उनकी आय बढ़ाने में मदद करेंगे। ये प्रोजेक्ट किसानों की आदान
प्रदान जो लागत है उसको कम करेगा, वो खेती में आसानी जो है वो सुविधाएं सुनिश्चित करेगा। ये सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला किया जा रहा है और केंद्रीय कृषि मंत्रालय और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहा है। डिजिटल एग्रीकल्चर के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। और अब बात करेंगे एनसीडीसी यानी कि राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम। एनसीडीसी ने देश के सहकारी संगठनों को कर्ज देने के लिए जर्मनी के सबसे बड़े बैंक ड्यूश बैंक से 6 अरब रुपए ऋण लिया है। इस समझौते पर नई दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में निगम और बैंक के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। किसानों को बाजारों के साथ जोड़ने को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्री की मौजूदगी में यह फैसला हुआ है। भारतीय वाणिज्य परिसंघ और राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के बीच भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कृषि परिदृश्य और जर्मनी के साथ आपसी संबंधों को नया दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय वाणिज्य परिसंघ और ड्यूश बैंक के साथ निगम के समझौतों से देश में बनाए जा रहे किसान उत्पादक संगठनों को आसानी से ऋण और बाजार अब उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने भी कहा कि इससे छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा। पहली बार यूरोप का कोई सबसे बड़ा बैंक निगम को ऋण दे रहा है। ये भारतीय विकास वित्तीय संस्थान में वैश्विक वित्तीय संस्थानों का जो विश्वास है वो दर्शाता है। और कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि बागवानी के माध्यम से देश के युवा बड़े उद्यमी बनकर जीडीपी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तोमर ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने में बागवानी का क्षेत्र संभावित कृषि उद्यम के रूप में उभर कर सामने आया है। देश की पोषण सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन व रोजगार सृजन कार्यक्रमों में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। बागवानी का जो क्षेत्र है न केवल फसल विविधीकरण के लिए किसानों को कई प्रकार के विकल्प प्रदान करता है, बल्कि बड़ी संख्या में कृषि उद्योगों को बनाए रखने के लिए प्रचुर अवसर भी प्रदान करता है, जो रोजगार के बड़े अवसर पैदा करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ने नर्सरियों के लिए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित किया है ताकि किसान उत्पादक और अन्य हितधारक अपने आसपास क्षेत्रों में उपलब्ध क्वालिटी प्लांटिंग की मटेरियल की उपलब्धता की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सके। इस पोर्टल के माध्यम से नर्सरियों के संचालक अपनी प्रोफाइल प्रदर्शित कर सकेंगे और बिक्री ऑफर डाल सकेंगे। और अब बात करेंगे कि इस समय गेहूं की फसल पक के खड़ी हुई है। किसान गेहूं की फसल को काट रहा है, लेकिन गेहूं की फसलों में अक्सर घटनाएं ये आती हैं कि आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। कई राज्यों में आग से खाक हो रही है गेहूं की फसल। कई जिलों में कोहराम मचा है। किसानों की सैकड़ों बीघे खेती जो है उस पर आग लग जाती है और उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। यूपी में फसल में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही। यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में ऐसी घटनाएं सामने निकल के आ रही। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आग की वजह से सैकड़ों बीघे गेहूं की फसल स्वाहा हो रही है। इस दौरान बिजली के तार से आग लगने के अधिक मामले सामने आ जाते हैं। ये कई कारण हैं जिनसे आग लगती है, उसमें सबसे बड़ा कारण है कि बिजली के तार से गेहूं की फसलों में आग लग जाती है। आखिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सही समय पर क्यों नहीं पहुंच पाती है? किसानों की भी शिकायत रहती है कि जब आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पाती। बिजली के तार से लगी आग का मुआवजा बिजली विभाग देता है। इसमें यहां पर किसानों को जागरूक होने की जरूरत है कि ग्राम प्रधान या तहसील में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन अगर बिजली के तारों से आग लग रही है तो उसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग की है। गेहूं की फसल जलने पर किसानों को कृषि उत्पादन मंडी समिति से भी अलग से मुआवजा मिलता है। जो किसान जागरूक हैं वो मुआवजे के लिए आवेदन देते हैं। कई राज्यों में खलिहान अग्नि दुर्घटना योजना के तहत सहायता प्रदान की जाती है, यानी कि इसके लिए राज्य सरकारों ने एक योजना भी बना रखी है। खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना से 2.5 एकड़ से कम भूमि वाले किसान को 15,000 रुपए दिया जाता है अगर उसके खेत में गेहूं की फसल में आग लग जाती है। खलिहान अग्नि दुर्घटना योजना में 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक भूमि वाले किसान को 20,000 रुपए दिया जाता है। 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसान को 30,000 रुपए का मुआवजा दिया जाता है। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य सरकारों ने नियम बना रखा है, क्योंकि कृषि जो है राज्य सरकार का विषय है। गेहूं, धान, मक्का, बाजार, मूंग, मसूर, राई आदि अनाज वाली फसलें इस मुआवजे के तहत शामिल की गई हैं। खेतों में कटी फसल को बिजली के तारों के नीचे न इकट्ठा करें। ये कुछ जानकारियां हैं जो आप आने वाले दिनों में इसका उपयोग कर सकते हैं। खेतों में काम करते समय बीड़ी आदि न पिए, उसकी चिंगारी से भी बड़ी आग लगने की जो संभावना है वो अधिक पैदा हो जाती है। गेहूं की फसल को 2-3 जगह इकट्ठा करें, यानी कि एक जगह एकत्रित न करें। खेत में अलग अलग जगह पर रखें कि अगर अचानक आग लगती है तो कम से कम अपनी कुछ फसल तो आप बचा ही सकते हैं। कई राज्यों से आग से खाक हो रही गेहूं की फसल कई जिलों में
इसके लिए कई घटनाएं सामने निकल के आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत बात यह है कि किसानों को इसमें जागरूक होना चाहिए। और जब बात मुआवजे की आती है तो अगर बिजली के तारों से आग लग रही है आपके खेत में तो आप बिजली विभाग में सीधे तौर पर शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहली शिकायत आप प्रधान के साथ पास कर सकते हैं। प्रधान के बाद आप अपने नज़दीकी तहसील में जा सकते हैं, जहां आप तहसीलदार से शिकायत कर सकते हैं। जो उप जिलाधिकारी यानी कि जो एसडीएम बैठता है उससे आप शिकायत कर सकते हैं, उसको आप कंप्लेन बता सकते हैं। इसके साथ साथ वो टीम भी गठित होती है जो मौके पर जो लेखपाल है, जो तहसीलदार है, जो स्थानीय प्रशासन, उसकी टीम पहुंचती है और वो आपके नुकसान का आकलन करती है। उस आकलन के आधार पर आपको मुआवजा दिया जाता है। लेकिन इस समय जागरूकता बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गेहूं की जो फसल है पकी खड़ी हुई है। आप अगर बीड़ी पी रहे हैं या कुछ भी चिंगारी कर रहे हैं तो आप कम से कम खेतों के आसपास उस चिंगारी को मत फेंके, क्योंकि इससे जो किसान है उसके किसानों को नुकसान होता है। तो इस समय जागरूकता बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो गेहूं की फसल है वो खड़ी हुई है। और हमारे साथ इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए एमजे खान साहब हैं, जो चेयरमैन हैं भारतीय कृषि खाद्य परिषद के। एमजे खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत किसान समाचार से बात करने के लिए। मेरा सर सबसे पहला सवाल है कि इस समय गेहूं की फसल पक के खड़ी हुई है, किसान गेहूं की कटाई कर रहा है, लेकिन अक्सर अलग अलग ज़िलों से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो कैसे बचाव करे, अगर एक कोई किसान है तो अपनी फसलों को कैसे बचा सकता है, कैसे वो जागरूकता के माध्यम से इसमें आगे बढ़ सकता है? एमजे खान साहब। देखिए, पहले तो ये समझिए कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। जी। एक तो नेग्लिजेंस है, जिसमें कभी लेबर क्लास हम अपने गांव का देखते थे, बीड़ी पीता है छोड़ देता है, चिलम पीता है थोड़ा छोड़ देता है कोयला उसमें। तो एक तो ये नेग्लिजेंस होती है। दूसरा, कई बार एनिमिटी से, दुश्मनी से गाँव में आपस में चुपचाप आग लगा के निकल जाते हैं जी। और तीसरा है कोई हादसा हो जाए, बिजली का तार गिर जाए या कोई और ऐसी चीज हो जाए जिसकी वजह से होता क्या है, टेम्परेचर लेवल इतना हाई होता है और फसल एकदम ड्राई होती है। ऐसे में चिंगारी बड़ी तेजी से फैलती है। तो दो तीन चीजें इसमें करने की जरूरत है। एक तो गवर्नमेंट को एसओपी इशू करना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस। अच्छा। कि जब आप हार्वेस्ट करें तो उसके बाद से एसओपी मार्केट तक लाने के बीच की क्या होनी चाहिए। उसमें एक तो इंश्योरेंस कवर का लाजमी है कि आग लगेगी तो कम से कम इंश्योरेंस कवर। दूसरा, कंपनसेशन का डिसाइड कर सकती है, क्योंकि अगर कोई किसान इंश्योरेंस नहीं लेता है, आग लग जाती है तो वो बर्बादी कगार पे न पहुंच जाए, तो गवर्नमेंट को इंश्योरेंस कंपनसेशन करना चाहिए। तीसरा इसमें कि गाइडलाइंस में कि अर्लीस्ट डिस्पोजल करना चाहिए। होता क्या, हम लोग कई बार खेतों में फसल काट के कई दिनों के लिए छोड़ देते हैं जी। तो वो पीरियड कितना शॉर्ट हो सके वो लाजमी है। और तीसरा है कि फसल को अगर थोड़ा सा एक तरफ ही मतलब इकट्ठा कर दें, जो कटाई है कटान, तो खेत के चारों तरफ हल्का सा वेट कर दें जी। अगर हल्की सी सिंचाई करके रखें, मेड़ के किनारे 3 मीटर तक या 2 मीटर तक अगर थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देंगे या थोड़ा गीला रहेगा, तो कम से कम जो नेग्लिजेंस से, जो एक तरीके से चूक से आग लगती है, वो नहीं लगेगी जी। और लास्ट इसमें ये करने की जरूरत है कि विलेज लेवल पे एक कमेटी बनाना लाजमी है, पंचायत लेवल पे, जो कमेटी सेंसिटाइज करे सब लोगों को और विजिलेंट रहे। उसको अचानक जो है एक चक्कर भी दिन में एक बार लगा लें, ताकि देखें कुछ खुराफाती एलिमेंट्स ऐसे हैं या कहीं पर कोई घटना होती है, तो उसके लिए फिर एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जरूरी है जी। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम में जहां पंपिंग सेट्स होते हैं, तो मूवेबल एक पंपिंग सेट 15 दिन के लिए तैयार रखना चाहिए उस पीरियड में, लंबी पाइप के साथ में। ये तुरंत जो है काम आ जाता है। हमने देखा गांव में बुझाने के लिए, जैसे अगर कहीं खेत में लग गया और 10 खेत दूर एक इंजन खड़ा है, फटाफट मूव किया और लंबी पाइप हुई, तो हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया उसको जी। एमजे खान साहब, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहता हूं कि आपको लगता है कि अभी जागरूकता की कमी, जैसे आपने कहा कि ग्राम प्रधान लेवल पर एक कमेटी बनाई जा सकती है जो समय समय पर खेतों के आसपास घूमे या निरीक्षण करता रहे, या आपको लगता है कि अभी भी किसानों को और जागरूक करने की जरूरत है? हाँ, मैं इसमें दो चीजें कहता हूँ। एक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एसओपी बनाए, और जो लोकल मीडिया है, चाहे वो दूरदर्शन हो, रेडियो हो और अखबार, उनके जरिए इसको अवेयरनेस फैलाए। दूसरा, एक विलेज की जो है एक मीटिंग बुलाना चाहिए जिला कृषि अधिकारी द्वारा या उप निदेशक कृषि से। वो उनको पूरा एसओपी की जानकारी दें और उनसे कहें अपने अपने गांव में जाके पंचायत में एक 10 मेंबर का या 5 मेंबर का, 7 मेंबर का एक कमेटी गठन कर लीजिए इन्फ्लुएंसर लोगों की। उसके गठन से शरारती एलिमेंट्स को कम से कम मैसेज चला जाएगा कि कुछ गलती करेंगे तो सजा मिल जाएगी और पूरा गाँव खिलाफ हो जाएगा। दूसरा, वो कमेटी अवेयरनेस भी फैला सकता है लेबर्स के बीच में कि भाई ऐसे जो है लापरवाही मत करिए। और बिजली के तार वार को भी थोड़ा सा दुरुस्त करा सकते हैं कि देखें कोई लूज तार हो
तो ये मेरी समझ से बेसिक स्टेप अगर ले लें तो शायद 50% की रिडक्शन हो जाएगा, कमी आ जाएगी अगले साल की घटनाओं में। जी एमजे खान साहब, अगर मैं मुआवजा की बात करूं तो क्या आपको लगता है कि इसको लेकर भी किसानों में बड़ा हुआ पो रहता है, उनको समय पता नहीं रहता है कि अगर आग लग गई है किसी कारणवश उनकी फसल में तो अब मुआवजे के लिए कहाँ वो आवेदन करें? तो इसमें भी हमें लगता है समय पर रहते प्रचार करने की जरूरत है। हाँ, मुझे लगता है जो एसओपी का जो प्रचार प्रसार करेंगे उसी में ये मुआवजे वाला भी हो कि फिर भी अगर तो सरकार की तरफ से इतना मुआवजा है और उसके लिए ये अधिकारी नामित है या ये फॉर्म आपको जमा करना है, और ग्राम प्रधान को भी इसकी जानकारी और फॉर्म की एक कॉपी होना चाहिए ताकि वो लोकल लेवल पे तुरंत हेल्प कर सके। जी, तो मुझे लगता है एक ये एसओपी बनाना जरूरी है, विलेज लेवल कमेटी उस पीरियड के लिए बनाना जरूरी है, और आग लग जाए तो उसके बाद दो चीजें हैं कि इमीडिएट रिस्पांस क्या हो सकता है, और फिर भी अगर उसका फसल बर्बाद हो जाती है तो कैसे उसका मुआवजा दिया जा सके, उसका सरलीकरण जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एमजे खान साहब, आपने जानकारी दी कि कैसे अगर किसी भी किसान की फसल में, गेहूं की फसल में आग लग जाती है तो कैसे मुआवजे के लिए आवेदन कर सकता है, ग्राम प्रधान से मिल सकता है। और सबसे खास बात है कि जो एमजे खान साहब ने कहा कि ग्राम प्रधान स्तर पर एक कमेटी बननी चाहिए, खासतौर से गर्मी के समय पे, जो समय समय पर निगरानी करती रहे, निरीक्षण करती रहे, ताकि जो अराजक तत्व हैं उनको एक संदेश पहुंचता रहे। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 2020-21 में शानदार काम किया है। इस अवधि में 390 इकाइयों को 11,70,60,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य भी रखा गया था। इसकी तुलना में 764 इकाइयों को 18,97,26,000 रुपए की मार्जिन राशि जारी की गई है। इस दौरान इकाइयों के मामले में 195.90% और वित्तीय मामलों में 162.08% उपलब्धि हासिल हो चुकी है। और अब देखते हैं कि किसान कैसे गन्ने की खेती कर सकते हैं और खेती करते समय क्या क्या वो सावधानियां बरत सकते हैं। ट्रेंच को खाई विधि भी कहा जाता है। इसमें 30 सेंटीमीटर चौड़ी और इतनी ही गहरी नाली बनाई जाती है। दो नालियों के बीच की दूरी 120 सेंटीमीटर रखी जाती है। फिर 2 आंख वाले टुकड़े लेकर उन्हें आड़ा बोया जाता है और 2 टुकड़ों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। इस विधि में बीज थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन 25% तक ज्यादा फसल ली जा सकती है। साथ ही उर्वरकों का बेहतर इस्तेमाल हो जाता है। सामान्य विधि में किसान बुआई के बाद सीधे पाटा लगा देते हैं। ऐसे में टुकड़ों के ऊपर ज्यादा मिट्टी आ जाती है। इससे 40 से 45% आंखें ही जम पाती हैं। ट्रेंच विधि में फावड़े या खुरपी की मदद से सिर्फ 3 से 4 सेंटीमीटर ही मिट्टी चढ़ाई जाती है। इससे जमाव दर 80 से 85% हो जाती है। नाली बनाने के बाद नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश डाल दें। उसके ऊपर टुकड़े बोएं। ट्रेंच विधि में पूरे खेत के बजाय केवल नालियों में ही सिंचाई की जाती है। इसके 2 फायदे हैं, पानी की भारी बचत और खरपतवार नियंत्रण। 2 नालियों के बीच 120 सेंटीमीटर का जो फासला है, उसमें दलहनी फसलें लगाई जा सकती हैं। इन फसलों से गन्ना बुआई की लागत आसानी से निकल आएगी। इसके अलावा दलहनी पौधों में नत्रजन पाया जाता है, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देता है। और अब एक नजर डालते हैं मौसम के हाल पर और देखते हैं कि इस मौसम में किसानों के लिए कौन कौन सी फसल उपयोगी है। हिमाचल प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई करें। किसान सरसों के खेत की देखभाल करते रहें। यहाँ फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत से घास फूस निकालें। इसी तरह टमाटर के खेत से भी खरपतवार निकाल लें। यहाँ के किसान टमाटर की बुआई करें। साथ ही लाल मिर्च और शिमला मिर्च बोए। लाल मिर्च और शिमला मिर्च में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। वहीं शलगम और गाजर की बुआई कर ले। यहीं पालक की बुआई भी करें। पालक और गाजर के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मटर की बुआई करते रहें। इसके अलावा मेथी और धनिया भी बोए। अभी मशरूम की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश में मूंग और उड़द की बुआई कर ले। मूंग और उड़द के खेत से खरपतवार निकाले। साथ ही सरसों और कपास की बुआई कर सकते हैं। किसान सोयाबीन की बुआई करते रहे। यहाँ आलू की बुआई भी कर ले। इसी तरह प्याज और लहसुन की बुआई कर सकते हैं। प्याज और लहसुन के खेत में सिंचाई भी कर ले। वहाँ गोभी और टमाटर की बुआई करें। इसके अलावा केले और लीची की रुपाई कर सकते हैं।
वहीं पपीते की रुपाई करते रहे। उत्तर प्रदेश में मेथी और धनिये की बुआई कर ले। मेथी और धनिये के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मेथी और धनिये के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके अलावा यहाँ के किसान लाल मिर्च की बुआई करें। और अब बात करते हैं त्योहारों की। असम में बोहाग बिहू का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस त्योहार के साथ असम में नए साल की शुरुआत मानी जाती है। ये पर्व मुख्य रूप से किसान वर्ग को समर्पित है, इसीलिए इस त्योहार को फसलों का त्योहार भी कहा जाता है। 14 अप्रैल को असम में बोहाग बिहू का त्योहार मनाया जाता है। दरअसल यह पर्व फसल की कटाई से संबंधित है। असम के लोग बिहू को काफी धूमधाम के साथ मनाते हैं। बिहू के त्योहार पर असम के लोग भगवान को फसलों की अच्छी पैदावार के लिए धन्यवाद अदा करते हैं। दरअसल यह समय नई फसलों की कटाई का भी होता है, जिससे वहां के लोग त्योहार के रूप में इसे मनाते हैं। असमी नए साल के आगमन पर गाय भैंस की पूजा भी वहां ये लोग करते हैं। इसके साथ ही इस दिन लोग पारंपरिक धोती गमोसा पहनकर टोली बनाकर नृत्य और गान भी करते हैं। और इसके साथ केरल में आज विशु का पर्व भी मनाया जा रहा है। विशु केरलवासियों के लिए नव वर्ष का दिन है। यह पर्व मलयालम महीने मेडम की पहली तारीख को मनाया जाता है। इस दिन से केरल राज्य में धान की बुआई का कार्य शुरू कर दिया जाता है। इस त्योहार को केरल में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। मेष संक्रांति यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से केरल में नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है। इस दिन नए पंचांग की पूजा करके उसे लोगों के बीच में पढ़ा जाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लेकर कोच्चि तक लोग नए साल को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो देखा आपने कि देश के तमाम हिस्सों में आज कई त्योहार मनाए जा रहे हैं। केरल में जहां आज विशु मनाया जा रहा है, तो वहीं असम में आज बोहाग विशु मनाया जा रहा है। तमिलनाडु में भी आज पूरे उत्साह के साथ पुथंडू मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। तो देश के कई राज्यों में फसलों का त्यौहार मनाया जा रहा है। असम, केरल से लेकर तमिलनाडु में भी आज नववर्ष का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसे पुतांडु कहते हैं। हिंदू कैलेंडर के सौर चक्र के साथ सेट यह पारंपरिक तमिल नए साल का पहला दिन है और इसलिए तमिलनाडु में आज सार्वजनिक अवकाश है। नया साल तमिल सौर कैलेंडर के पहले महीने चित्तराई से शुरू होता है। तमिलनाडु में लोग घर साफ करने के बाद अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं और मंदिरों की यात्रा करके दिन की शुरुआत करते हैं। वे परिवार के बड़ों को उनके सम्मान का भुगतान करने के बाद अपने सबसे अच्छे पारंपरिक कपड़ों में स्वादिष्ट तैयारियों का प्रसार करने के लिए बैठते हैं, खाते पीते हैं। आज इसी के चलते सुबह से ही चेन्नई में भी लोग तैयार होकर मलयापुर के कपालीश्वर मंदिर और वड़पल्ली के मुरुगन मंदिर समेत अन्य मंदिरों में पहुंचे और पूजा अर्चना की। जबकि दुनिया भर के तमिल पुथंडु मनाते हैं। भारत भर में कई अन्य समुदाय एक ही दिन अपना पारंपरिक नया साल मनाते हैं। ये केरल में लोगों के लिए विशु कहा जाता है, तो असम में लोगों के लिए बिहू कहा जाता है, तो पंजाब में बैसाखी और पश्चिम बंगाल में पोहेला बोईशाख कहा जाता है। तो फसलों के इन्हीं त्योहारों के साथ किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।